हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज ए सिस्टम पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रबंध एक प्रणाली है अथवा नहीं? तो मैनेजमेंट एज ए सिस्टम को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रणाली का अर्थ देख लेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसके पश्चात देखेंगे क्या ये प्रबंध से मेल खाती है, तो हम कह देंगे प्रबंध एक प्रणाली है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? आइए इसे समझते हैं, देखते हैं। प्रणाली ऐसी इकाइयों का समूह है जो आपस में संबंधित होती हैं। प्रणाली एक ऐसी इकाइयों का, ऐसी यूनिट्स का कलेक्शन है, हम कह दें, जो आपस में इंटरलेटेड होती है। या ये कह दें सिस्टम इज ए सेट ऑफ यूनिट्स विद रिलेशनशिप अमंग देम। अकॉर्डिंग टू बेकेट, परस्पर प्रभावित करने वाली प्रणालियों के समूह को प्रणाली कहते हैं। परस्पर प्रभावित करने वाली, एक दूसरे को प्रभावित करें। वो कब करेगी? जब वो अंतर संबंधित होंगी। इसलिए बेकेट ने कहा कि परस्पर प्रभावित करने वाली प्रणालियों के समूह को हम प्रणाली कहते हैं। या ये कह दें ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट, इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि प्रणाली से हमारा आशय ऐसी विभिन्न इकाइयों के समूहों से है जो आपस में अंतर संबंधित होती है और अंतर प्रभावित करने वाली होती हैं। अर्थात एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये प्रणालियां, जो भी प्रणाली है, इसमें जो इकाइयां होती हैं वो सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनका अलग एक शेप होती है, इंडिपेंडेंटली वो वर्क करती है। और कई बार तो ऐसा दिखाई देने पर लगता है कि इनका दूसरी इकाइयों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगी और एक दूसरे से अंतर प्रभावित होंगी और एक दूसरे पर आश्रित होंगी। इसका प्रभाव कैसे दिखाई देगा कि यदि एक सिस्टम में कोई खराबी हो जाएगी तो उसका प्रभाव दूसरी इकाई पर देर सवेर हमें दिखाई देगा। दूसरी इकाई खराब होगी या उसका कोई सिस्टम प्रभावित होगा तो उसका तीसरी इकाई पर हमें प्रभाव दिखाई देगा। इससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह अंतर संबंधित होनी चाहिए, तभी यह सिस्टम का पार्ट बनेगी। या ये कह दें कि एक सिस्टम में हमने अभी तक कहा कई इकाइयां होती हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं किसी भी एक सिस्टम में कई सब सिस्टम होते हैं और वो सब सिस्टम अपना एक अलग कार्य करते हैं। उनका एक अलग कार्य करने का तरीका होता है जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन इसके बाद भी वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और स्टूडेंट, हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि जब हम किसी बड़ी सिस्टम में, किसी बड़ी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो उसमें कई सब सिस्टम हमें दिखाई देंगे, लेकिन जब उस बड़े सिस्टम में हम किसी एक इंडिविजुअल सब सिस्टम को स्टडी करेंगे तो वो उस समय अपने आप में सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि उस सब सिस्टम में भी आगे अनेक सिस्टम होंगे। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें आगे कई सब सिस्टम होते हैं, तो जिसके कारण से वो अपने आप में सिस्टम बन जाता है, जिसका मैं आपको अभी उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसे स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी, हम ये कह दें हमारा मानवीय शरीर है, ये अपने आप में क्या एक सिस्टम है। और अगर इसमें देखेंगे गहराई से तो इसमें क्या आगे अनेकों सब सिस्टम्स हैं इस बॉडी के अंतर्गत। तो वो सब अलग अलग है, उनका फंक्शन सबका अलग अलग है, तो इसके बावजूद वो क्या आपस में अंतर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह दें डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हम ये कह दें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या हम ये कह दें नर्वस सिस्टम है। तो ऐसे अनेकों सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद हैं। ये ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल हमें ये दिखता है पाचन तंत्र बिल्कुल अलग है, इसका श्वसन तंत्र से कोई हमें देखने पर संबंध दिखाई नहीं देता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो स्वतः हमारे मुंह से निकलता है कि अरे मर रहा हूँ, सांस नहीं आ रहा, बहुत खाना खा लिया। तो मतलब कहने का कि ये आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अलग अलग इनकी फंक्शनिंग होते हुए भी। तो यही सिस्टम एक प्रणाली का रहता है। उसमें कई उप प्रणालियां होती हैं, उनका अलग सिस्टम होता है और उसके अंतर्गत अलग सिस्टम होते हुए भी वो सब आपस में संबंधित और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जिसमें ये विशेषताएं होंगी उसको अपने सिस्टम में देखेंगे, सिस्टम के रूप में देखेंगे।
एक स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी विशेषता बताई थी कि जब किसी भी बड़ी प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में हम छोटी प्रणाली को देखेंगे तो उस समय वो हमें सब सिस्टम दिखाई देगा, लेकिन जब उस सब सिस्टम को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो वो अपने आप में एक सिस्टम मतलब प्रणाली बन जाएगा, क्योंकि आगे उसमें कई सब सिस्टम होंगे। जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमन बॉडी का उदाहरण दिया, एक मानव का शरीर देखते हुए तो क्या है उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हमें क्या है सब सिस्टम दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिविजुअली स्टडी करोगे तो उसमें आगे पाचन तंत्र में कई क्रियाएं होंगी, उसके आगे कई सिस्टम होंगे, उसमें कई हम कहते हैं सब सिस्टम होंगे या कई उप प्रणालियां होंगी। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब इंडिविजुअल तौर पर स्टडी किया जाएगा वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाएगा और उसके अंतर्गत होने वाली विभिन्न इकाइयां, विभिन्न क्रियाएं सब सिस्टम के रूप में देखी जाएंगी। आइए अब देखते हैं प्रबंध एक सिस्टम है या नहीं। तो हमने सबसे पहले ये देखना कि प्रबंध एक प्रणाली है। तो हमने प्रणाली के अर्थ में क्या देखा कि कई ये प्रणालियों का, उप प्रणालियों का या कह दे इकाइयों का समूह होना चाहिए। तो प्रबंध भी हम कहते हैं कोई एक कार्य नहीं है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं। जैसे हम कहते हैं नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, निर्देशन है, नियंत्रण है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है, डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है। अनेक कार्य प्रबंध के अंतर्गत होते हैं। तो या ये कह दे प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में कि इसमें कई सब सिस्टम हैं, या ये कि उप इकाइयों का समूह है प्रबंध भी। और ये इकाइयां कैसी होनी चाहिए? ये आपस में अंतर संबंधित होनी चाहिए, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित होनी चाहिए, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर नियोजन, संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में अलग अलग होते हुए भी अंतर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर नियोजन का काम कोई गलत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बाकी सभी कार्य प्रभावित होंगे। इसी प्रकार ये एक दूसरे से अलग अलग होते, एक दूसरे पर आश्रित है, अंतर संबंधित है। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये प्रणाली के इस कैरेक्टर को भी पूरा करते हैं। फिर मैंने आपको प्रणाली में ये बताया था कि जब हम किसी बड़ी प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में हम दूसरे सिस्टम को देखेंगे जो उसके अंतर्गत काम करते हैं तो वो हमें सब सिस्टम दिखाई देंगे। ऐसा ही मैनेजमेंट में जब प्रबंध के तौर पर देखेंगे तो प्लानिंग उप सिस्टम है, सब सिस्टम है, या हम कहते हैं सब यूनिट है। लेकिन जब हम प्लानिंग को स्टडी करेंगे तो प्लानिंग में अनेक क्रियाएं होती हैं, अनेक उसमें सब सिस्टम हमें दिखाई देते हैं। तो प्रणाली जब इंडिविजुअल रूप पर प्लानिंग को स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रणाली बन जाएगी। और उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं या यूनिट्स हैं, सब यूनिट हैं, वो क्या बन जाएंगे? उप प्रणालियां बन जाएंगे। तो ये भी विशेषता मैनेजमेंट में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रणाली है या मैनेजमेंट एज ए सिस्टम के रूप में हम इसको मान सकते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। यहाँ स्टूडेंट ये भी हमें समझना चाहिए कि सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। बंद प्रणाली और खुली प्रणाली। बंद प्रणाली उसे कहते हैं जो ना तो अपने वातावरण से प्रभावित होती है और ना वो प्रभावित करती है। लेकिन ऐसे सिस्टम हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे अपने ये कह दें, उदाहरण के तौर पर घड़ी है, वॉच है, तो घड़ी अपने आप में एक हमें बंद सिस्टम दिखाई देता है कि उस पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने एक सिस्टम से चलती है। लेकिन यदि उसे चाबी देने की आवश्यकता है या सेल पर वो आधारित है तो निश्चित तौर पर वो फिर डिपेंड हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी हम कहते हैं वातावरण से संबंधित है, प्रभावित होती है। और इसी प्रकार दूसरा खुली प्रणाली कह दें कि जो स्वयं प्रभावित, अपने वातावरण से प्रभावित होती है और स्वयं भी अपने क्रिया से वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है तो ये खुली प्रणाली है, अर्थात निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण का, इस पर जो भी परिस्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं, जो इसके अंतर्गत घटक आते हैं, उन सब का इस पर प्रभाव पड़ता है। और ये भी जब कार्य करती है तो ये सिस्टम को, वातावरण को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। थैंक यू।